इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में और मैं हूं आप सभी के साथ मानसी झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल पूरे होने पर उन्हें बधाई देते हुए एक कीर्तिमान स्थापित करने की बात की है। आपको बता दें, सीएम योगी ने पीएम मोदी को देश के सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्रियों में से एक बताते हुए उनके नेतृत्व को जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि इन 12 वर्षों की उपलब्धियों ऐतिहासिक है और आज देश दुनिया एक बदलते हुए भारत को देख रही है। सीएम ने आगे कहा कि नई पीढ़ी इस परिवर्तन को महसूस कर रही है और प्रधानमंत्री के बिना थके देश को आगे बढ़ाकर भारत के विकास का मजबूत आधार तैयार किया गया है। इस अवसर पर दुनिया के कई राष्ट्रीय अध्यक्षों ने भी पीएम मोदी को शुभकामनाएं दी है। क्या कुछ कहा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, देखे रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री जी के प्रति, उनके कार्यप्रणाली के प्रति और उनके दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की इस विकास यात्रा पर अपनी बधाई और शुभकामनाएं भी प्रधानमंत्री जी के प्रति भी और पूरे देश के प्रति भी व्यक्त की। वास्तव में जब देश के सामने कोई ऐसा लोकप्रिय, चमत्कारिक, दूरदर्शी सोच का नेता किसी देश को मिलता है तो परिणाम आने में देर नहीं लगते। हमने पिछले 12 वर्षों में बदलते हुए भारत को देखा है। 2014 के पहले का भारत, वह किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, किसी भी जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा को बोलने वाला व्यक्ति हो, भारत के अंदर हो या भारत के बाहर, उन सब ने इन 12 वर्षों में बदलते हुए भारत को देखा है। 2014 का भारत और 2014 के बाद का भारत, और आज की पीढ़ी इस बात पर गौरव की अनुभूति कर सकती है कि हम उस नए भारत के नागरिक हैं, जो भारत अपनी विकास की यात्रा को तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए, तमाम झंझावतों से जूझते हुए, बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके लगातार आगे बढ़ाया है। भारत ने अपनी शक्ति और सामर्थ्य का एहसास आज दुनिया को कराया है और आने वाले समय में भारत की इस ताकत का लोहा न केवल दुनिया करेगी बल्कि उसका अनुसरण भी करने को मजबूर होगी। और इसलिए 12 वर्ष देश के अंदर सर्वाधिक समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री की रिकॉर्ड को तोड़ते हुए मोदी जी के नेतृत्व में जो 12 वर्ष के शानदार कार्य प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने देखा है, मैं इसके लिए सबसे पहले प्रदेश की इस टीम की ओर से, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से, पूरे एनडीए परिवार की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता हूं। केंद्रीय कैबिनेट को इसके लिए बधाई देता हूं
हम लोगों ने इस चीज को एहसास किया है। ये इन 12 वर्षों में हर व्यक्ति ने इस बात का एहसास किया है कि आज से यानी 1947 से लेकर के आजादी के पहले का भारत क्या था। गुलामी के कालखंड थे, बंदिशें थीं। वही नजर डालते अगली खबर को बता दें, पीएम मोदी के 12 वर्षों का कार्यकाल पूरा होने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण और डिजिटल क्रांति जैसी योजनाओं की जो है काफी ज्यादा तारीफ की। उन्होंने इशारों में पूर्ववर्ती केजरीवाल सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पहले केंद्र की योजनाओं को दिल्ली में समय पर लागू नहीं होने दिया जाता था, लेकिन अब विकास कार्यों को तेजी से गति मिल रही है। लगातार जो दिल्ली में विकास होता हुआ नजर आ रहा है। सीएम ने विशेष रूप से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर का जिक्र करते हुए कहा कि आज भारत का रक्षा निर्यात जो है 100 से अधिक देशों तक पहुंच चुका है। क्या कुछ कहा दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने, देखे इस रिपोर्ट में। के रूप में लगातार 12 वर्ष पूर्ण किए हैं। 12 वर्ष का विश्वास, 12 वर्षों का विकास और 12 वर्षों का जन सेवा का संकल्प, 12 वर्षों के नए भारत का निर्माण। एक एक दिन भारत की नई इबारत लिखी गई और उसका लाभ देश के 140 करोड़ लोगों तक लगातार पहुंचा। और यह 140 करोड़ भारतीयों का अटूट विश्वास, अपार स्नेह और समर्थन का ही परिणाम है। यही विश्वास भारत को नई दिशा और नई गति देने की सबसे बड़ी शक्ति है। बीते 12 वर्षों में मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद को जन सेवा का माध्यम बनाया, ये हम सब ने देखा। देश के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का संकल्प और संकल्प के साथ उन्होंने शासन को सेवा और संवेदनशीलता दिखाने का प्राय बनाया। हर एक काम जो उन्होंने किया उसमें साफ तौर पे दिखाई देता था कि इस तरीके से 12 साल में निरंतर 24/7 काम करते हुए प्रधानमंत्री जी ने नेतृत्व की नई परिभाषा लिखी। आज हम सब यहाँ उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री जी की जन कल्याणकारी नीतियों, दूरदर्शी सोच और कुशल नेतृत्व के परिणाम स्वरूप बीते 12 वर्षों में भारत ने खेत खलिहान से लेकर चंद्रयान तक और गांव की चौपाल से लेकर वैश्विक मंचों तक अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 12 वर्षों में भारत ने जो यात्रा तय की है वो असाधारण है। और इसीलिए जब एक समय था वैश्विक मंच पे भारत केवल अपनी उपस्थिति दर्ज कराता था, केवल उपस्थिति दर्ज कराता था, पर आज का भारत वैश्विक एजेंडा को प्रभावित करने वाला है, दुनिया को दिशा देने की क्षमता रखता है। और ये सब कुछ संभव यदि हुआ है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विजन के कारण, उनके नेतृत्व के कारण। वही नजर डालते अगली खबर को बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मीनाक्षी नटराजन को बड़ा झटका देते हुए उनके नामांकन को जो है रद्द किए जाने के खिलाफ जो है दायर याचिका को खारिज कर दिया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने स्पष्ट रुख अपनाते हुए कहा कि वह चालू चुनावी प्रक्रिया के बीच में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि चुनाव संबंधी विवादों के लिए तय कानूनी प्रक्रिया का ही पालन किया जाना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को विकल्प देते हुए कहा कि वह अपनी इस शिकायत और राहत के लिए संबंधित हाईकोर्ट का रुख कर सकती है। वही नजर डालते अगली खबर को बता दें, लखनऊ के आलमबाग क्षेत्र स्थित इको गार्डन में चल रही धरना प्रदर्शन के बीच जो है सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने ज्वाइंट सीपी बबलू कुमार मौके पर पहुंचे। आपको बता दें, सीपी बबलू कुमार ने बताया कि पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया के माध्यम से इस प्रदर्शन की जानकारी मिल रही थी, जिसके बाद बातचीत पर जो है लगातार जो है निगरानी लगी जा रही थी, अनुमति दी गई। उन्होंने कहा कि इको गार्डन में लगभग 1000 प्रदर्शनकारी विभिन्न स्थानों से पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि पूरे मामले को लेकर के पुलिस पहले से सतर्क थी और वही
डीसीपी सेंट्रल और डीसीपी क्राइम के नेतृत्व में करीब 1500 पुलिसकर्मी जो है तैनात किए गए हैं। इसके अलावा प्रमुख चौराहे पर जो है 5 कंपनी पीएससी और 2 कंपनी आरएफ को लगाया गया है। वो आपको बता दें, ज्वाइंट सीबी का कहना है कि रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और अन्य संवेदनशील स्थानों पर भी पुलिस बल की जो है तैनाती की गई है। और वही बता दें, लगातार जो पुलिस जो है निगरानी करती हुई नजर आ रही है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने की अनुमति है, लेकिन किसी भी तरह की अराजकता तय उपद्रव की कोशिश करने वालों पर जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। विगत दिनों सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ लखनऊ के इको गार्डन में एक प्रोटेस्ट की बात चल रही थी, जिसमें विवेक कुमार के नाम से एक अनुमति दी गई थी और विवेक कुमार के द्वारा बातचीत के बाद सशस्त्र कंडीशनल प्रोटेस्ट की अनुमति दी गई है। यहाँ जिसके क्रम में आज यहाँ इको गार्डन में विभिन्न जगहों से लोग आए हैं, तकरीबन 1000 के संख्या में होंगे। इस पूरी धरना प्रदर्शन को लेकर पुलिस की हमारी तैयारियां काफ़ी दिनों से थी और हम लोगों ने प्रत्येक जितने भी लोग थे उनको बातचीत करने का प्रयास किया, समझाने का भी प्रयास किया और पुलिस के हम लोगों ने पर्याप्त बंदोबस्त किए थे। यहाँ हमारे डीसीपी सेंट्रल और डीसीपी क्राइम के नेतृत्व में तकरीबन 1500 की फोर्स जो है वो पूरी चारों तरफ डिप्लॉय है, इनर कॉर्डन में, आउटर कॉर्डन में, और जो प्रमुख हमारे चौराहे हैं उन जगहों पर 5 कंपनी पीएसी और 2 कंपनी आरएएफ भी लगी है। हमारी एलआईयू की टीम और साधे में काफ़ी संख्या हमारी करीब 100 से अधिक सिपाही लगे हैं जो हर एक चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं। इस स्थल के अलावा जो महत्वपूर्ण स्थान हैं, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या हमारे अन्य जो सेंसिटिव जगह हैं, उन सभी जगहों पे एसीपी के नेतृत्व में पर्याप्त पीएसी और सिविल पुलिस हम लोगों ने लगाई है। सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग हम लोग 24 घंटे कर रहे हैं कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति ऐसा तो नहीं जो खुराफात करने का प्रयास करे, और उन लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने की भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। यहाँ जो शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखना चाहते हैं तो जो उनकी डिमांड हमारे अधिकारी ले लेंगे, लेकिन कोई व्यक्ति जो इसमें खुराफात करने का प्रयास कर रहा होगा उसको हमारी एलआईयू की टीम, सादे में टीम, सोशल मीडिया टीम, इवन सीसीटीवी से जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं उसके माध्यम से उन लोगों को हम लोग चिन्हित करके और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करेंगे। और हमारे अधिकारी मुस्तैद हैं। मैं समझता हूं कि ये पूरी जो धरना प्रदर्शन है पूरी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होगा। बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार ने जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नोएडा और दिल्ली के लिए इलेक्ट्रिक बस सेवा जो है शुरू कर दी है। आपको बता दें, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि यह पहल जो है प्रदूषण कम करने और यात्रियों को सुलभ यात्रा करने की सुविधाओं के लिए महत्वपूर्ण कदम जो है उठाया गया है। उन्होंने बताया कि बसें जो है जीरो एमिशन टेक्निक पर आधारित है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही यात्रियों को जो आरामदायक और आधुनिक यात्रा का जो अनुभव मिलेगा। क्या कुछ कहा है मंत्री ने, देखे इस रिपोर्ट। आज जो है माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, वहां से लेकर के नोएडा और दिल्ली के लिए इलेक्ट्रिक बसें का संचालन आज से प्रारंभ किया जाएगा, जो प्रदूषण की दृष्टि से 0% माने प्रदूषण है, लोगों को आरामदायक यात्रा और जो आजकल डीजल की जो समस्या आज उत्पन्न हुई है, तो इलेक्ट्रिक पर हम लोग जितने आगे बढ़ेंगे उतने ही देश आत्मनिर्भर होगा, उसकी आज शुरुआत हो रही। वही नजर डालते अगली खबर को बता दें, दिग्गज निशानेबाज जसपाल राणा का निधन हो गया है। पिछले दिनों जर्मनी से लौटने के बाद जसपाल राणा की जो है तबीयत बिगड़ गई और दिल्ली में इलाज के दौरान जो है उन्होंने अंतिम सांस लिया। आपको बता दें, जसपाल राणा के निधन से भारतीय खेल जगत में जो है शोक की लहर बनी हुई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जसपाल राणा के निधन पर जो है शोक व्यक्त किया है। भारतीय शूटिंग के स्वर्ण युग का अंत हो गया है। इतिहास के सबसे चमकदार निशानेबाजों में शामिल जसपाल राणा का 49 साल की उम्र में निधन हो गया।
जसपाल राणा ने कॉमनवेल्थ गेम्स में 15 पदक जीतकर भारत के सबसे सफल एथलीटों में अपनी जगह बनाई थी। जसपाल राणा के निधन पर पीएम मोदी ने दुख जताया और एक्स पर लिखा, जसपाल राणा के निधन से गहरा दुख हुआ है। उनका जाना भारतीय खेल जगत के लिए एक बड़ी क्षति है। शूटिंग में अपनी असाधारण उपलब्धियों से उन्होंने देश का मान बढ़ाया। एक मेंटर के तौर पर भी उनका योगदान बहुत अहम रहा। जसपाल राणा ने पूरी लगन से युवा खिलाड़ियों को तराशा और उनका मार्गदर्शन किया। बेहतरीन प्रदर्शन, अनुशासन और खेल जगत की सेवा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता के कारण उन्हें बहुत सम्मान मिला। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, दोस्तों और पूरे खेल जगत के साथ हैं। ओम शांति। गढ़वाल से ग्लोबल मंच तक छाने वाले जसपाल राणा का असमय जाना हर किसी को खल रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर लिखा, देवभूमि उत्तराखंड के सपूत पद्मश्री से अलंकृत भारतीय निशानेबाजी जगत के गौरव जसपाल राणा के आकस्मिक निधन का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। निशानेबाजी के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान, ऐतिहासिक उपलब्धियों एवं युवा खिलाड़ियों को दी गई प्रेरणा ने भारत को वैश्विक स्तर पर गौरवान्वित किया है। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा। उनका निधन खेल जगत, उत्तराखंड तथा पूरे देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान तथा शोकाकुल परिजनों, शुभचिंतकों एवं असंख्य प्रशंसकों को इस असीम दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। तो शब्द ही नहीं है। अब ये तो ऐसी हृदय विदारक घटना होगी जिसके लिए हम जो परिवार जो है तैयारी नहीं था ऐसी चीजों के लिए, लेकिन अब भगवान को जो मंजूर था तो हो चुका है। लेकिन ये है कि जो भी है उसे स्वीकार करेंगे, जो उसका निर्णय है उसके लिए तो क्या कर सकते हैं। जीवन कब किसका रहेगा और नहीं रहेगा कहना मुश्किल है। जाना आना जाना तो सबका लगा हुआ है, लेकिन जसपाल राणा जैसे लोग और उम्र भी सिर्फ 49 साल में जाना निश्चित रूप से भारत के लिए बहुत बड़ी क्षति है। जसपाल राणा के निधन से भारतीय खेल जगत में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। जसपाल राणा पेरिस ओलंपिक में डबल ओलंपिक मेडल जीतने वाली निशानेबाज मनु भाकर के कोच थे। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि जसपाल राणा ने कहां कौन सा मेडल जीता। जसपाल राणा ने कॉमनवेल्थ गेम्स में 9 गोल्ड, एशियाई खेल में 4, एशियाई चैंपियनशिप में 1 और विश्व जूनियर चैंपियनशिप में 1 गोल्ड मेडल जीता है। वहीं जसपाल राणा ने एशियाई खेल में 2 और कॉमनवेल्थ गेम्स में 4 सिल्वर जीते। जसपाल राणा ने एशियाई खेल में 2, कॉमनवेल्थ गेम्स में 1 और एशियाई चैंपियनशिप में 1 ब्रॉन्ज जीता है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जन्मे जसपाल राणा ने 1990 के दशक में पिस्टल शूटिंग में देश को दुनिया भर में पहचान दिलाई। जसपाल राणा को उनकी उपलब्धियों के लिए देश के सर्वोच्च खेल और नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। जसपाल राणा को 1994 में अर्जुन पुरस्कार, 1957 में पद्मश्री और 2020 में कोचिंग के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साफ तौर पर जसपाल राणा का जाना भारतीय खेल जगत और खासकर निशानेबाजी के लिए एक बड़ी क्षति है। वही नजर डालते अगली खबर को बता दें, खबर मैनपुरी थाना ओंछा से है, जहां पुलिस एवं सर्विलांस टीम के द्वारा अवैध शस्त्र फैक्ट्री का जो है भंडाफोड़ किया गया, जिसको लेकर मैनपुरी अपर पुलिस अधीक्षक अभिषेक कुमार ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि यह कारोबार जो है लंबे समय से संचालित है। आपको बता दें, गिरोह के 3 अभियुक्त जो है पुलिस ने गिरफ्तार की है, जिनके कब्जे से भारी संख्या में अवैध शस्त्र एवं शस्त्र बनने के उपकरण और मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। वही नजर डालते अगली खबर को बता दें, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बेटी पर सोशल मीडिया पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर के जो है सपा में इन समय भारी आक्रोश देखा जा रहा है। इस मामले के विरोध में जो है गुनोर से सपा विधायक राम खिलाड़ी सिंह यादव और सपा जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में बड़ी संख्या में जो है कार्यकर्ता स्थित हुए। वहीं आपको बता दें, एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां सपा नेताओं ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर आरोपी के खिलाफ जो है तत्काल एफआईआर दर्ज करने की मांग की है और एफआईआर दर्ज करने और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने हमारे जिला अध्यक्ष जी माननीय सब लोग इकट्ठे होकर के कप्तान साहब से मिलने गए थे। एक व्यक्ति ने अदिति आनंद जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है, भ्रामक दुष्प्रचार किया है, उसके खिलाफ एफआईआर के लिए कप्तान साहब गए थे।
क्योंकि माँ बहन बेटी सबकी है, पूरे देश की है, नेताओं की है, पार्टियों के सब कोई मतलब नहीं होना चाहिए, कन्याओं का सम्मान करना चाहिए, हमारा धर्म है। लेकिन उसने गलत टिप्पणी की है, झूठा प्रचार किया गया, उसके खिलाफ FIR होना चाहिए। इसलिए हम लोग समाजवादी पार्टी के सभी लोग मिलकर क्या आश्वासन मिला है अंदर से अधिकारियों से? कप्तान साहब के हम पूरा FIR करेंगे, उसके बाद वही नजर डालते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, गाजियाबाद में जिला अधिकारी की संवेदनशीलता और मानवीय चेहरे की एक अनोखी मिसाल सामने आई है। यहाँ एक बुजुर्ग महिला अपनी विधवा पेंशन खाते में न आने की शिकायत लेकर के जिलाधिकारी से मिलने पहुंची। महिला की परेशानी और लाचारी को देखकर जिलाधिकारी ने तत्काल संबंधित अधिकारी को फोन कर जल्द से जल्द पेंशन खाते में भेजने के कड़े निर्देश दिए। इतना ही नहीं, बुजुर्ग महिला का दर्द महसूस करते हुए जिलाधिकारी ने संवेदनशीलता का परिचय दिया और अपनी परीक्षा ड्यूटी के मानदेय से कुछ सम्मानजनक राशि निकाल कर बुजुर्ग महिला के थैले में रख दी ताकि उन्हें तत्काल राहत मिल सके। अरे वो भी कर देंगे, ये भी रख लो, ये हमने तो एग्जाम कराने कोई एक्स्ट्रा मेहनत तो हम करते नहीं है, आप इतनी परेशान होते हो आई हो। वही नजर डालते अगली खबर की ओर। बता दें, अमरोहा जिले की सैद नगली थाना पुलिस ने शादी से ठीक एक दिन पहले प्रेमिका की गोली मारकर हत्या करने वाले मुख्य आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, गंगा एक्सप्रेसवे चेक पॉइंट पर चेकिंग के दौरान जब पुलिस ने बाइक सवार आरोपी को रोकने का प्रयास किया तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग करनी शुरू कर दी थी, जिससे एक पुलिसकर्मी घायल भी हो गया। तो आपको बता दें, आत्मरक्षा पर पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लग गई और उसे दबोच लिया गया। पुलिस ने आरोपी के पास से वारदात में इस्तेमाल बाइक और अवैध तमंचा वो बरामद किया है। दोनों घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है और जहां उनका इलाज चल रहा है और पुलिस प्रशासन कानूनी कार्रवाई में लगातार जुट चुकी है। ये आज थाना सैद नगली पुलिस को एक अभियुक्त की तलाश थी। दिनांक 10 जून को झारी कस्बे में एक महिला की हत्या की गई थी, जिसके संबंध में एक अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसका अभियुक्त परवेज सन ऑफ अब्दुल अहद जो न्यूरसराय संभल का रहने वाला है। पुलिस तलाश कर रही थी उसको। आज प्रातः पुलिस को चेकिंग के दौरान सूचना मिली कि अभियुक्त इसका मूवमेंट है गंगा एक्सप्रेस के पास, सापा अंडरपास की तरफ। पुलिस के द्वारा वहाँ चेकिंग लगाई गई और ये सामने से जब आता हुआ दिखाई दिया, पुलिस ने इसको रोकने के लिए कहा तो इसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस के द्वारा भी जवाबी फायरिंग हुई, जिसमें हमारा एक आरक्षक जो बाल बच्चा, पुलिस की जवाबी फायरिंग में इसके पैर में गोली लगी है। इसको उपचार के लिए यहाँ CHC असलपुर पर लाया गया और अभियुक्त की पूछताछ में जो घटना हुई थी आयशा नाम की महिला की हत्या की, उसको इसने कबूल किया है। इसका कहना है कि इसके ऊपर वो शादी का दबाव बना रही थी, इस कारण से इसने उसकी जानबूझकर वहाँ पर हत्या कर दी। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।